हेलो एंड वेलकम ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के जीएस चैनल पे आपका स्वागत है। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप पा सकते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अल्टीमेट एक्सेस। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलेगा आपके अनअकैडमी के ऊपर सारे लाइव और रिकॉर्डेड जो कोर्सेस हैं वहाँ का एक्सेस। आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रह सकते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ में। ये मेरे बारे में कुछ है, ये मैं हूँ, ये अनअकैडमी है, यहाँ हमारी पढ़ाई हो रही है। मेरा नाम रतन सिंह है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है। मेरा एमफिल, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन और हाल फिलहाल जो मेरी पीएचडी चल रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। यूजीसी नेट जेआरएफ भी मैंने 2016 में क्रैक किया था और एज वेल एज मैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाता आया हूँ। अनअकैडमी में आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, 15,000 से ज़्यादा कोर्सेस आपको मिलेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आईआर, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी। ऑप्शनल कोर्सेज भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मोर एंड मोर एंड मोर। तो बिना किसी देरी कीजिए, बिना किसी देरी के अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लीजिए। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक दो कोर्सेज हैं। प्लस कोर्स में अगर आप लेते हैं 12 मंथ्स का, 6 मंथ का, 24 मंथ्स का या 36 मंथ का, तो ये रेट्स उसकी दी हुई है। अगर आप ये मेरा कोड डालते हैं तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में 18 से 22 महीने का समय तो लगता ही है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन तो ले ही लें। 72,000 इसकी रेट है। जो आप मेरा कोड जैसे ही डालेंगे RSTYT, आपको मिलेगा 64,800 रुपये का। अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो 90,000 रुपये इसकी फीस है और आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट 9,000 माइनस होने के बाद में 81,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कम से कम 12 मंथ का तो आपको लेना ही लेना चाहिए। और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लाया है जिसमें आपको पर्सनल ट्यूटर भी मिलेगा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को और आगे अच्छा करने के अंदर सहयोग करेगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सेम आप मेरा कोड डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा कोड है RSPYT। आप जैसे ये कोड डालेंगे आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 मंथ्स का सब्सक्राइब करते हैं अगर तो 74,500 है और कोड मेरा डालते ही RSPYT आपको 67,050 रुपये का ही पड़ेगा। इसी तरह से 24 महीने का अगर आप लेते हैं तो 1,15,750 रुपये की इसकी रेट है और 10% के डिस्काउंट के बाद में 1,04,175 रुपये का पड़ेगा। ठीक इसी तरह से 36 मंथ का आप लेंगे तो 1,53,750 रुपये का और RSPYT कोड डालते ही आपको 1,38,375 रुपये का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अनअकैडमी लाया है मिशन विक्ट्री यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस 2022 के लिए। आपके अगले साल की प्रिपरेशन के लिए हम पहले से ही तैयार हैं। यहाँ पे आपको 24 फरवरी से एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो देरी मत कीजिए अपनी तैयारी को आगे बनाए रखने के लिए। और मिशन सक्सेस यूपीएससी प्रीलिम्स जो है 2021 का, उसमें भी 18 फरवरी से बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपने हिसाब से जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है कोर्स लीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, कोर्स में एडमिशन लेते वक्त ये कोड डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको एक कोड डालते ही आपको मिलेगा इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट। दोस्तों अनअकैडमी 1 साल के बैच हैं 2022 सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए, 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 साल के बैच हैं 2023 वाले एग्जाम की प्रिपरेशन की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेजेस में है और अपीयरिंग है फाइनल ईयर के अंदर या सेकंड ईयर में है और मन बना चुके हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो उनके लिए भी बैच लेके आए हैं। ये भी 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो देरी बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्राइस इसकी हाइक हो जाए। और जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी के बैच हैं स्पेशली 24 फरवरी से ये स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप देरी मत कीजिएगा, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बनाए रखिए। ठीक है साथियों, अनअकैडमी आपके पास में एक कॉम्बो पैक लेके आया है जिसमें आइकॉनिक और प्लस कोर्स दोनों है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 12 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो आपको 88,750 रुपये इसके 705 रुपये इसके भी लगेंगे और जैसे आप मेरा कोड डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
24 मंथ्स ये एक आइडियल कंडीशन है, 24 मंथ्स का तो लेना ही लेना चाहिए। तो सेम एज वेल एज यहाँ इसकी रेट्स हैं 1,31,510 रुपये। 36 मंथ का लेते हैं ये कॉम्बो पैक तो 1,67,000 रुपये पड़ेगा आपको। और इसी तरह से अगर आप ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो वो भी अनअकैडमी पे अवेलेबल है। 12 मंथ्स का 70,103 रुपीज, 24 मंथ्स का 99,680 एंड 36 मंथ का 1,21,200 रुपीज। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक देखने में तो कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन आपने बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। तो भारत के संवैधानिक विकास, स्पेशली रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1947 तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, इसको एक अलग सीरीज के रूप में पढ़ाया जाता है। इसी तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है वो भी अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों को कॉम्बो कर दिया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एक तरीके से हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो उसको हिस्ट्री के साथ में अगर आसपास की घटनाओं के साथ में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें चीजों को ठीक से समझने में सहायता मिलेगी, ठीक है ना। और इतिहास और संवैधानिक विकास दोनों साथ साथ हमारे तैयार भी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं एक स्पेशल सीरीज आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें हम जब से कंपनी बनी है 1600 ईस्वी का जो चार्टर आया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम का, वहां से लेकर के और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे 1947 तक कॉन्स्टिट्यूशनल तक हम पहुंचेंगे। इसको हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में भी देखेंगे और प्रीलिम्स के नजरिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के बाद में हम एमसीक्यूज करेंगे, जितने इस पे अब तक प्रश्न आ चुके हैं और संभावित जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम सम्मिलित करेंगे, ताकि इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपके हाथ से वो मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने लेक्चर की तैयारी जो शुरुआत करता हूँ बर्नी फ्रैंकोइस बर्नियर, आपको मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। फ्रैंकोइस बर्नियर दारा शिको और औरंगजेब, इनके टाइम पे था। ये दारा शिको का पर्सनल फिजिशियन था। ये लोग इसको ट्रैवलर के रूप में समझते हैं, लेकिन ट्रैवलर के साथ साथ ये एक फिजिशियन भी था। ट्रैवलर तो बन ही गया ना, एक देश से दूसरे देश में आया है तो ट्रैवलर तो बन ही गया। तो जब दारा की हत्या हुई उसके बाद में औरंगजेब ने ऐसे जो न्यायालयों का एक ग्रुप हुआ करता था न्यायाधीशों का, वहां पे एज ए मेंबर इसको अपॉइंट कर दिया था बर्नी को। बर्नी ने अपने विवरण में भारत के बारे में, उस समय के भारत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से विवरण लिखा है। इसको इस 2 लाइन को पढ़ करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भारत सोने की चिड़िया क्यों था। उसने अपने विवरण में लिखा है कि उस समय का भारत एक ऐसा गहरा कुआं था जिसमें चारों ओर से संसार भर का सोना चांदी आ आकर एकत्रित होता जाता था, और जिसमें से बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता न था। यानी कि कहने का अर्थ यही है कि भारत के अंदर उस समय इतना अच्छा व्यापार हुआ करता था, इतना समृद्ध था कि पूरी दुनिया से सोना और पूरी दुनिया से धन आकर के भारत में आ जाता था और भारत से गायब हो जाता था। यहाँ के लोग इतने संपन्न थे व्यापार के मामले में। फिर अंग्रेजों के बाद में भारत की कैसी दुर्दशा हुई और उसका दंश हम आज भी झेल रहे हैं। लगभग 200 सालों तक एक देश के अधीन, पहले हम एक कंपनी के अधीन रहे, फिर उस एक पर्टिकुलर पूरी तरीके से देश के अधीन आ गए और बहुत संघर्ष करने के बाद में आज़ादी हमें मिली। तो हम बात करते हैं ब्रिटिशों के आगमन से। देखिए, महारानी एलिजाबेथ ने सबसे पहले जो कंपनीज थी, जो वहाँ के जो व्यापारी थे, उनको एक चार्टर के थ्रू सिर्फ 15 साल का व्यापार करने का अधिकार दिया था। वो 15 साल का व्यापार ईस्ट इंडीज के देशों के साथ में करने के लिए दिया था। उसमें ईस्ट इंडीज के देशों के साथ में भारत भी था, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों भी थे, जिसमें मलक्का, जावा, इस तरह के देश भी प्रमुख थे। ये चार्टर रॉयल चार्टर के नाम से जाना जाता है और ये चार्टर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जारी हुआ था। कहते हैं कि इसका जो मूल प्रति है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपने विवरणों और कुछ कई सारी पुस्तकों के बाद में ये मोटा मोटा रूप से माना जाता है कि इस चार्टर के अंदर ये चीजें जरूर रही थी। ये चार्टर जारी करने वाली महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। उसने व्यापारियों को 15 वर्ष के लिए, सिर्फ 15 वर्ष के लिए
ईस्ट इंडीज के देशों, जिसमें मैं बता चुका हूँ भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे, मलक्का जावा, उस समय का भारत, आज का भारत नहीं, उस समय का भारत जो मुगल सत्ता के अधीन आया करता था, इन देशों के साथ में व्यापार करने का एकाधिकार सौंपा था। बाद में यही जो छोटा सा दल था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ कंपनियों को मिला के बनी, इसमें दो बड़ी कंपनियों का नाम स्पेशली लिया जाता है। ठीक है, कंपनी जो कैसे काम करती थी, इनफॉर्मली तरीके से ऐसा था कि एक उनमें से मुखिया चुन लिया जाता था डेली रूटीन्स के काम करने के लिए, प्रशासन संबंधी काम करने के लिए, उसको वो गवर्नर का नाम उन्होंने दिया, और 24 समितियां इसकी हुआ करती थी स्टार्टिंग में। 24 समितियां और एक गवर्नर के से मिल करके ये कंपनी काम किया करती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समितियां, नाम तो लिया गया है, लेकिन एक्चुअल में एक समिति के अंदर एक ही व्यक्ति हुआ करता था, एक समिति में सिर्फ एक व्यक्ति। तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि समिति थी भी सही और समिति नहीं भी थी, क्योंकि समिति में तो एक से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए सामान्य रूप से। कई बार ऐसा भी होता है कि एकल सदस्य समिति भी बनती है, तो समितियों के माध्यम से ये काम करती थी, और एक समिति में एक ही व्यक्ति होता था। यही समिति आगे जाके संचालक बनी, जिसको संचालक मंडल कहते हैं, और यही संचालक मंडल आगे जाके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाया। यही समितियों से बन करके संचालक यही उसको ऑपरेट किया करते थे। आगे हम देखेंगे कि जब इनको व्यापार का अधिकार जब स्थायी रूप से मिल गया, तो फिर यही मंडल के रूप में काम करने लगे, एक कोर्ट के रूप में, और आगे चल के यही कोर्ट जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में बन गया। कंपनी के जो बड़े जो शेयर अधिकारी थे, जो शेयर होल्डर थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गए, और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना। इस तरह से कंपनी का विकास समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक कंपनी जो व्यापार करने आई, देखते ही देखते वो इस देश के अंदर बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में लग गई, और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुई। जब ब्रिटेन के सम्राट को इस बात का पता लगा, तो उन्होंने कंपनी से अधिकार छीन के अपने नियंत्रण में ले लिए। बदला कुछ नहीं था, पहले कंपनी के अधीन हम थे, फिर सम्राट के अधीन आ गए, बात वही थी। हम मोटे रूप से जो ये कैसे काम करती थी, बिल्कुल शॉर्ट रूप में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सीधा रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं 1773 का, 1773 का, वहां से हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ने की आमतौर पे यही परंपरा रही है कि वहीं से संवैधानिक विकास को वहीं से पढ़ा जाता है। लेकिन कंपनी का फॉर्म कैसे हुआ, उसको धीरे 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 अधिकार कैसे मिले, एक शिशु से बढ़कर के वो किशोर अवस्था तक कैसे पहुंचे, और किशोर अवस्था से फिर वो दैत्य कैसे बन गई। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट रूप में जो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं आपके सामने लाया हूँ, ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए। और बिल्कुल स्टार्ट जीरो से। लेकिन दोस्तों ने भी कहा था कि किसी भी चीज को जानने के लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कुछ नहीं आता। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी चीज को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि शुरू से शुरू किया जाए, इतना जरूरी है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो आपके है ही, और एक कहीं ना कहीं एक ये संक्रमण की अवधि आती है, जहाँ पोस्ट मिडावल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जहाँ से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है और पोस्ट मिडावल जहाँ पे एंड होता है, इसके बीच का जो संक्रमण की पट्टी है, वहीं से ये ब्रिटिश जो गवर्नेंस है वहीं से स्टार्ट होता है, कंपनी का शासन वहीं से स्टार्ट होता है। तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट से लेके आया मैं। अब देखिए कंपनी और समिति कैसे काम करती थी, कैसे उसको अधिकार बने, धीरे 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 करते करते वो एक कंपनी से व्यापारिक संस्था की ओर कैसे बनी। ये भी तो अपने आप में एक सवाल है ना, क्या सीधा ही ऐसा हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में जैसे ही 1857 का रिवोल्ट वॉर कंप्लीटली बिल्कुल खत्म कर दिए गए, या 1833 का चार्टर आया जब वो एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, क्या ये अचानक हो गया है कि इसके पीछे एक बहुत लंबी एक प्रक्रिया है। हम कहते हैं कि 250 साल तक शासन किया, 250 साल का मोटा अनुमान हम प्लासी के युद्ध से लेकर के आजादी के टाइम के बीच का लगाते हैं, 1757 से लेकर के 1947 तक का, 190 साल के आसपास का ये टाइम बनता है। लेकिन इससे पहले भी कंपनी बहुत बड़ा अपना जो साम्राज्य वो स्थापित कर चुकी थी। तो ये कैसे काम करते थे, इस चार्टर के अंदर जो लिखा हुआ है उस तरह से हम देखते हैं। इनको कुछ अधिकार दिए गए स्टार्ट के अंदर, बिल्कुल छोटे से अधिकार। जैसे ये क्या कर सकते थे, ये अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी जगह पे इकट्ठे हो सकते थे और कंपनी के मामलों के बारे में विचार विनिमय और निर्णय कर सकते थे। ये इनको अधिकार दिए गए, चार्टर में बताया था। ठीक है, ये सिर्फ महारानी के हाथ में नहीं था,
क्योंकि छोटे मोटे काम जो आपको अपनी रूटीन कंपनी को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए जो आपको रूटीन वर्क्स या कुछ अधिकारों की जरूरत पड़ती है, वो चार्टर में इंक्लूड कर दिए गए कि आप इस तरह के काम कर सकते हैं। कंपनी के मामलों जो थे उनके बारे में आप विचार विनिमय कर सकते हैं, कुछ निर्णय कर सकते हैं। कंपनी, ये क्या का मतलब है कंपनी, मैं बिल्कुल लिख लिया ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना काम चला लीजिए, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी और उसके अधिकारियों के सुशासन के लिए उचित विधियों, संविधान, आज्ञाएं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि अपने प्रशासन को चलाने के लिए और कुछ अच्छे तरीके से काम करने के लिए ठीक ठाक तरीके से विधियां बना सकती है, छोटा मोटा एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर सकते हैं काम करने के लिए। एक कबीलाई परंपरा जैसे शुरू होती है उस तरह से ये शुरुआत हुई थी। कुछ आज्ञाएं जारी कर सकती है, क्योंकि समिति और गवर्नर एक्चुअली इनफॉर्मल तरीके से था, ऑथेंटिक नहीं था। गवर्नर का इसमें नाम भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन इनफॉर्मली तरीके से 24 समितियां और एक गवर्नर काम किया करते थे। इसको ऑथेंटिक रूप में चार्टर में या साम्राज्ञी के आदेश से कब लागू किया गया वो हम आगे पढ़ेंगे। पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब जब कोई कानून बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो उसकी पालना करवाना भी तो आवश्यक होता है। तो उसकी पालना कोई ना करेंगे तो उसके ऊपर दंड या जुर्माने का अधिकार भी होना चाहिए, तभी तो वो कानून अच्छे तरह से लागू हो पाएगा। तो विधियों का पालन कराने के लिए जुर्माना और आज्ञा देने का अधिकार भी था। ठीक है, अब होता क्या था, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में तो जनरली ऐसा हुआ कि हर 20 साल के बाद में रिन्यू हुआ, लेकिन इससे पहले का जो टाइम था वो कभी भी रिन्यू हो जाया करता था। 3 साल में भी हो गया, 5 साल में हो गया, कभी 10 साल में हो गया, कभी 2 साल में रिन्यू हो जाता था। तो 1600 का जो चार्टर था वो 1609 के अंदर रिन्यू हो गया है। 1609 के चार्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकली, जो पहले अधिकार 15 साल के लिए दिए गए थे व्यापार के, उस 15 साल के व्यापार के अधिकार को अब स्थायी कर दिया गया। 15 साल को टाइम लिमिट नहीं थी, उसको स्थायी कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह से जब कंपनी आई थी तो हम सब जानते हैं कि उस समय जहांगीर प्रशासन काल था। तो जहांगीर से ही इन्होंने प्रार्थना की थी। जहांगीर ने फिर आज्ञा भी दे दी व्यापार करने के लिए। जहांगीर ने सोचा ठीक है, व्यापार करने आए हैं, उससे हमारे राज्य को भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो जहांगीर के फरमान के अंतर्गत इन्होंने सबसे पहली जो अपनी कोठी स्थापित की थी वो सूरत में स्थापित की थी। गुजरात के सूरत में, सूरत बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह रहा है सूरत और बड़ौज। गुजरात का स्टार्ट से ही इसका एंशिएंट हिस्ट्री में काफी महत्व है। जहांगीर के फरमान से सूरत के अंदर सबसे पहले कोठी स्थापित करी इन्होंने। कहाँ स्थापित करी? सूरत में। एक कई बार स्टेट पीसीएस में सवाल आ चुका है, तो इस चीज को भूलना मत, क्योंकि छोटी छोटी सी अगर मिस्टेक्स हम कर देंगे तो एग्जाम्स में काफी पीछे हो जाते हैं। इसलिए मिस्टेक नहीं करना, बस इतना सा याद रखना। ये लगभग हर किसी को याद होता है, अगर आपको नहीं है तो आप ध्यान रख लीजिएगा, भूलना मत बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने अपने आकार बढ़ाना शुरू किया। 1616 के अंदर मसूलीपट्टनम, या इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, वहां पे इन्होंने अपनी कोठियां बनाई। ये सीक्वेंसली भी पूछा गया था, तो सबसे पहले सूरत के अंदर, फिर मसूलीपट्टनम के अंदर, फिर 1640 के अंदर मद्रास में इन्होंने कोठी स्थापित की। अब मद्रास के अंदर हुआ क्या कि 1639 में वॉन्डीवोस का एक स्थानीय शासक था, वॉन्डीवोस का। उस वॉन्डीवोस के स्थानीय शासक ने मुगल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें वहां पे कुछ अधिकार दे दिए। कंपनी को एक किला बनाने के लिए अधिकार दे दिया। कंपनी ने किला बनाया। कंपनी ने जो इस देश के अंदर सबसे पहला किला जो बनाया था उसका नाम है सेंट जॉर्ज फोर्ट। ये भी सवाल आ चुका है, कई बार आता रहता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। कंपनी ने जो पहला किला बनाया वो मद्रास में बनाया। कब बनाया? 1640 में बनाया। क्या नाम था उसका? सेंट जॉर्ज फोर्ट। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने अपने जो काम चलाने के लिए सिक्के डालने का अधिकार भी ले लिया। सिक्के डालने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार होता है, और तब सिक्के डालेंगे तो अपने लोगों के ऊपर थोड़ा सा राज करने का अधिकार भी इनको मिल गया। और ये किस कहां से मिला था? वॉन्डीवोस का एक स्थानीय शासक था, वहां से मिला था। ठीक है दोस्तों, अभी सिक्का डालना इसका मतलब ये है कि देखिए उस समय तो क्या है कि जो सिक्के काम में लिए जाते थे वो
पर्टिकुलर एक धातु का मूल्य हुआ करता था। जैसे अगर 100 इकाई अगर किसी को गेहूं खरीदनी है तो 100 इकाई मूल्य का चांदी या सोना या तांबा वोटेवर जो भी उस समय काम में आए, उस मूल्य की धातु का सिक्का होना जरूरी है। अगर 10 इकाई गेहूं खरीदना है तो 10 इकाई गेहूं का जो मूल्य है उस मूल्य के बराबर का धातु का मूल्य होना चाहिए। ठीक है, तो सिक्के ढालने को आप उस अर्थ में समझिए कि ये धातु के रूप में सोना चांदी है जो भी वोटेवर है, उस अर्थ में सिक्के डालने का अधिकार इनको मिला। अपना राज चलाने के लिए नहीं मिला, राज इनको चलाने के लिए मिला सिर्फ अपने लोगों के ऊपर, अपनी बस्ती के ऊपर। क्योंकि अगर किला बना लेंगे, बस्ती बना लेंगे तो उनका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चाहिए ना। कल को कोई आगे पूछे कि आप किसके अधिकार से अपना कानून चला रहे हो यहाँ पे, तो वो इनको मॉन्डिवोस के स्थानीय शासक था उससे मिल गया था 1616। अभी कंपनी को बने हुए 16 साल ही हुए हैं और इन्होंने भारत के अंदर ये पैर जमा लिया, किला बना लिया दूसरे देश में आकर। समय निकलता चला गया, कंपनी का काम आगे बढ़ता चला गया, कंपनी ने बहुत ज्यादा अपने कामों के अंदर विस्तार कर लिया। 1661 के चार्टर से कंपनी को अधिकार मिला कि वो अपने प्रशासन के लिए, देखिए अब ये ऑथेंटिक जो मैं आपको कह रहा था, ऑथेंटिक रूप से अपने प्रशासन के लिए गवर्नर और अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां वो कर सकते हैं। पहले इनफॉर्मली तरीके से था, अब फॉर्मल तरीके से काम हुआ। ठीक है ना, 1661 के चार्टर में पहली बार कंपनी को अधिकार मिला कि वो अपने प्रशासन के लिए एक मुखिया चुन सकती है, एक गवर्नर, और उसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, अब उनकी जवाबदेही किसके प्रति होगी? वो सीधी सी बात है कंपनी के प्रति होगी, सम्राट के प्रति तो होगी नहीं। सम्राट के प्रति तो कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, गवर्नर और उसकी समितियां, वो एक हम देखते हैं उसको डेलीगेशन के रूप में। तो एक जो कानून है, जो शक्ति है, उसका हल्का सा प्रत्यायोजन कर दिया गया, डेलीगेट कर दिया गया कि आप आपके हिसाब से कानून बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब गवर्नर सह परिषद गवर्नर हुई। इस सह परिषद गवर्नर को अपने लोगों पर, इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने लोगों पर। देखिए कैसे शुरुआत से कहां तक पहुंच गए हैं। दीवानी और फौजदारी। दीवानी का मतलब होता है सिविल, नागरिक मामले, और फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल। यानी कि राजस्व संबंधित जो मामले हैं वो सिविल मामले, और सजा से संबंधित मामले वो फौजदारी मामले। सीधा सा हिसाब आसान भाषा के अंदर वो भी अधिकार मिल गया, अपने लोगों की सुनवाई दीवानी और फौजदारी मामलों की कर सकती थी। कौन? सह परिषद गवर्नर। ठीक है, पहले तो क्या है कि जहां पे काम करते थे वहां के कुछ नियम लागू हुए, फिर अपने देश के कानून भी लागू होते थे। अब इनको ये अधिकार दे दिया गया कि आप आपके हिसाब से जो कानून है दीवानी और फौजदारी उनके निर्णय ले सकते हैं और उन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गैर ईसाई लोग हैं उनसे युद्ध करने और संधि करने का अधिकार भी मिलती है गैर ईसाई लोगों से। ईसाई लोगों से तो ऐसा है कि वहां पे साम्राज्य की अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन जो गैर ईसाई लोग हैं वहां से उन लोगों से युद्ध करना और संधि करने का अधिकार भी उनको 1661 के चार्टर से मिल गया था ऑथेंटिक रूप से। ठीक है दोस्तों, अरे गैर ईसाई आप ऐसे समझे क्योंकि ये दो उद्देश्य लेकर के आए थे। मतलब ये कहते ऐसे हैं कि हमने लोगों पे शासन इसलिए किया, लोगों को उपनिवेश, देशों को उपनिवेश हमने इसलिए बनाया क्योंकि ये मानते थे कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही सभ्य हैं और सभ्यता का ठेका हमने ले रखा है, उसका झंडा हमारे हाथ में है, हम सबसे आगे चल रहे हैं। तो जो इस देश दुनिया के अंदर जितने भी असभ्य लोग हैं उनको हम सभ्य बनाएंगे, पहला उद्देश्य। दूसरा, धर्म का प्रचार, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो गैर ईसाइयों से युद्ध वगैरह करने का काम साम्राज्य की अनुमति से होता था, और जो गैर ईसाई लोग बाग हैं उनके साथ में युद्ध और संधि करने का अधिकार इनको मिल गया, क्योंकि व्यापार करते थे और उस समय ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर तो हुआ नहीं करता था, आज की जैसे इंटरनेशनल लॉ तो हुआ ही नहीं करते थे। तो व्यापार करने के लिए इनको लड़ाई भी करनी पड़ती थी, और हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से लड़ाई करके और युद्धों के अंदर भाग लेके और विजय प्राप्त करके भारत के अंदर अपने साम्राज्य को स्थायित्व दिया। ठीक है दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए।
1669 के चार्टर से बम्बई द्वीप के बंदरगाह 10 पाउंड वार्षिक पर किराए पर मिला। अब ये 10 पाउंड वार्षिक जो है उस समय के हिसाब से भी कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी, क्योंकि कंपनी का जो छोटे से छोटा अधिकारी था उसकी जो वार्षिक आय थी वो 10 पाउंड से कम नहीं थी। यानी कि छोटे से छोटे जो कर्मचारी है उसकी वार्षिक आय के बराबर एक पूरा का पूरा बंदरगाह इनको किराए पे मिल गया। वो मिला कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के अंदर पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। उस समय जो बंदरगाह था मुंबई का वो पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था। तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन और ब्रिटिश राजकुमार थी चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों का विवाह हो गया और जब इन दोनों का विवाह हो गया तो पुर्तगाल की राजकुमारी की तरफ से जो चार्ल्स थे उन प्रिंस चार्ल्स सेकंड उनको दहेज में मिला था ये मुंबई बंदरगाह। कितने में? 10 पाउंड वार्षिक मात्र। अब सीधी सी बात है, लागत बहुत कम हो गई और पूरा का पूरा एक बंदरगाह मिल गया, पूरा द्वीप मिल गया है। तो सत्ता तो है और शक्ति भी है और ये बढ़ेगी भी सही आगे। अब ऐसा भी है कि जो मुंबई बंदरगाह है वहाँ पे स्थानीय लोग भी तो रहते हैं, सिर्फ कंपनी के लोग तो रहते नहीं है। तो जब जब पूरा बंदरगाह ही मिल गया तो वहाँ पे शासन करने का अधिकार भी मिलेगा, है ना। अब देखिए मुंबई द्वीप और वहाँ के निवासियों के लिए सुशासन, ये वर्ड सुशासन वैसे नया है लेकिन आप उसको उसी तरह समझे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सुशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार इनको मिल गया। जब बंदरगाह ही आपका है, जब पूरा टापू ही आपका है तो वहां पे कानून भी आप ही के चलेंगे, सिंपल। और पहली बार कंपनी को क्षेत्र विशेष के लोगों, पहले क्या था सिर्फ अपने लोगों के ऊपर, और अब उस जगह पे स्थानीय लोगों के ऊपर भी शासन करने का स्पष्ट अधिकार मिला। और 1669 का जो चार्टर है उसमें सीधे सीधे रूप से कंपनी एक व्यापारिक संस्था से शासक बन गई। व्यापार करने वाले तो सिर्फ व्यापार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका एडमिनिस्ट्रेशन अपने लोगों तक सीमित रहता है, कंपनी के लोगों तक सीमित रहता है। लेकिन वहां जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर भी उनको शासन करने का अधिकार मिल गया। तो 1669 के चार्टर से कंपनी स्पष्ट रूप से व्यापारिक संस्था से शासक की ओर आगे बढ़ी, ऐसे कह सकते हैं व्यापारिक संस्था के साथ साथ शासक भी बने। ठीक, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको पहले भी कहा था कि चार्टर जो है कभी भी रिन्यू हो जाया करते थे, तो फिक्स इनका टेन्योर रिन्यू हुआ करता था। तो 1677 में इनको सिक्के चलाने का अधिकार भी मिल गया। ठीक, अब सिक्के किसके नाम चलाते थे? सिक्के चलाते थे सम्राट के नाम से, क्योंकि वो जो मिला था वो सम्राट को ही दहेज में मिला था मुंबई बंदर का, तो वहां पे सिक्के भी सम्राट के नाम से ही चलेंगे। और बम्बई के ऊपर जब किसी स्थान के ऊपर सिक्के जब मिल जाते हैं, हम इतिहास में देखते हैं कि बहुत सारे जब आक्रमण होते हैं और जब दुविधा होती है समझने के अंदर कि किसने किसके ऊपर राज किया या किसने अधीनता स्वीकार की या नहीं की, तो वहां पर उस संबंधित राजा से अगर सिक्के प्राप्त हो जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि अमुक राजा ने अमुक राजा की अधीनता स्वीकार कर दी। ठीक है, क्योंकि शासन करने का जो प्रमाण है वो उसकी मुद्राओं से बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। अगर भारत के अंदर भारत की मुद्रा ही नहीं है तो फिर कैसे मान लिया जाएगा भारत पे भारत का शासन है कि नहीं। और स्थानीय राजाओं में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो रियासतें थी वो अपने अपने सिक्के चलाया करती थी। सिक्के ना, एक कहावत जो है तो ऐसा वहां पे सिक्का चलता है उसका, मतलब वहां पे उसका शासन चलता है। तो अगर ब्रिटेन के सम्राट का मुंबई के अंदर अगर सिक्का चलने लगेगा तो सीधी सी बात है, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि अब वहां पर उनका शासन स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो 77 के अंदर 1677 में सिक्के चलाने का अधिकार भी मिल गया और बंबई के ऊपर सम्राट का विधिवत रूप से कानूनी शासन स्थापित हो गया, विधिवत रूप से। ठीक है, सिक्के तो कंपनी पहले भी डाल रही थी लेकिन वो अपने ही लोगों के बीच में काम चलाने के लिए, जैसे मैंने कहा सेंट पॉल जॉर्ज था वहां पे सिक्के डालने का अधिकार मिला था लेकिन अपने लोगों के बीच में। अब एक क्षेत्र विशेष के लोगों के ऊपर सिक्का एक एक्सेप्टेबल मुद्रा हो गई ब्रिटिश सम्राट की। ठीक, 5 साल बाद में फिर चार्टर में कुछ चेंज हुआ। 5 साल बाद में क्या चेंज हुआ कि कंपनी को सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में युद्ध और संधि करने की संपूर्ण शक्ति मिल गई। पहले तो ऐसा था कि कुछ मामलों में नहीं थी, जैसे गैर ईसाई थे
उनसे करने के लिए, अब चाहे कोई से भी हो, क्योंकि लड़ाई शुरू हो चुकी थी, पुर्तगीज भी थे, डच भी थे, बाद में फ्रांसिस भी आ गए। तो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, इस बात को नहीं भूलना है, अब तक ये सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में चल रहे हैं, लेकिन उन्हें धीरे धीरे करके प्रतिनिधि का सिर्फ नाम लिया और काम अपने हिसाब से किया। सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में युद्ध और संधि करने की संपूर्ण शक्ति मिल गई थी इनको 1683 के चार्टर से। देख रहे हैं आप कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी इनकी स्थापना के 83 साल बीते हैं और ये कहां से कहां पहुंच गए। 3 साल बाद में 1686 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है, कंपनी ने मद्रास के अंदर, कहां पे, मद्रास के अंदर, इस बात को मत भूलना, एक नगर पालिका और मेयर की अदालत भी स्थापित कर दी। जब हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन में और नगरीय शासन के अंदर, तो सबसे पहला जो हम उदाहरण देखते हैं किस तरह से, ऑथेंटिक रूप से, लिखित रूप से, तो हम देखते हैं कि पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी, मद्रास में स्थापित हुई थी। कई बार सवाल आ चुका है और आगे भी आ सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि भारत के अंदर सबसे पहली नगर पालिका ऑथेंटिक रूप से कहाँ स्थापित हुई थी, मद्रास में स्थापित हुई थी। और 1686 के चार्टर से कंपनी ने मद्रास में एक नगर पालिका और मेयर की अदालत स्थापित कर दी। कानून चल रहा है, ठीक है, अपनी मुद्रा चल रही है, और अपने कानून को लागू करने के लिए नगर पालिका भी बनाती है, ठीक है। समय बीता तो 1698 में कंपनी ने क्या किया, कलकत्ता के अंदर ये एक और स्टेप आगे बढ़े। कलकत्ता में 2 गांवों के लगान को एकत्रित करने के लिए और उस गांव के दीवानी अधिकार भी खरीद लिए। हालांकि इनके व्यापार से संबंधित वो जगह थी, लेकिन फिर भी लगान लगाना, लगान को इकट्ठा करना और वहां के दीवानी अधिकार, रेवेन्यू से रिलेट करते हुए सारे अधिकार कंपनी ने खरीद लिए। अब सिर्फ बंबई नहीं, कलकत्ता में भी काम हो गया, ठीक है। भारत भूमि के ऊपर जगह जगह ये धीरे धीरे फैलने लगे और अपने शासन को चलाने लगे यार। नाम व्यापार कर लिया करते थे, लेकिन व्यापार सिर्फ व्यापार ही नहीं था, इसके पीछे कहते हैं कि अंग्रेजों की शुरुआत में मंशा नहीं थी कि भारत में वैसे तो सिर्फ व्यापार करने ही आए थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि भारत के अंदर व्यवस्था क्या है और जो केंद्रीय साम्राज्य है वो कमजोर होता जा रहा है, उसका लाभ क्यों ना उठा लिया जाए। क्योंकि पहला जो मैंने अपने लेक्चर की जो शुरुआत की है वो बर्नियर के उस कथन से इसलिए की है कि भारत कितना धनी था, कितना वैभवशाली था, कि दुनिया जहां से सारा पैसा आया करता था भारत के अंदर और भारत में आकर खत्म गायब हो जाता था। मतलब हम दुनिया को सामान बेचा करते थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे, ताकि हमें अपनी मुद्राओं उस देश को देनी पड़े, इसका अर्थ है ऐसे। लेकिन जाते जाते देखना ये क्या हुआ, क्या हाल कर दिए भारत के। दीवानी अधिकार भी खरीद लिए। उस समय भी था 1726 और 1753 के चार्टर से कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, यहाँ की नगर प्रेसिडेंसियों के प्रशासन और न्याय की व्यवस्था का भी उन्होंने पुनर्गठन कर दिया। पहले सिर्फ कुछ एक एरिया में थे, मुंबई के सिर्फ बंदरगाह के ऊपर और कलकत्ता के 2 गांव। अब इन्होंने पूरे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की जो नगर प्रेसिडेंसियां थी वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया, और जो जुडिशियल व्यवस्था थी चलती वो वैसे उस समय मुगल जो प्रशासन था उसी के अनुसार चलती थी, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें बदलाव जरूर किए। तो न्यायिक व्यवस्था को प्रशासन ने इन्होंने पुनर्गठन किया, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जब इतनी शक्ति इनके हाथ में आ गई, हुआ क्या था कि ये लोग बहुत सारा पैसा लूट के यहाँ चले जाते थे, घूसखोरी से, रिश्वत से और जालसाजी से, और 2 राजाओं को आपस में लड़ा करके एक राजा को संरक्षण प्रदान किया करके, ठीक है, और संरक्षण के बदले उस राजा से मोटी रकम वसूला करते थे, अपनी सेना का खर्चा वसूला करते थे, और जब वो युद्ध में जीत जाते तो अपने हिसाब से नियम कायदे कानूनों को बदलवाते और बहुत सारा नजराने के रूप में पैसा लिया करते। तो कंपनी के जो अधिकारी थे उनका वेतन तो वो ज्यादा नहीं था, 10 पाउंड से लेकर के 300 पाउंड के बीच में था, और 300 पाउंड भी गवर्नर को मिला देते थे। लेकिन ये जो इनकम इनको महीने जो वार्षिक आय थी वो इसके उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, इनको मोटा पैसा मिलता था अपने व्यापार से, रिश्वतखोरी से, घूसखोरी से। तो यहाँ का पैसा ये अपने देश में लेके जाते इंग्लैंड में, और वहां पे बेतहाशा, मतलब बहुत बुरी तरह से हद मचा दी इन्होंने। इनकी जो विलासिता थी वो चरम पे पहुंच गई, लोग
देख के हैरान रह जाते थे कि ये आखिर इतना पैसा बर्बाद कर क्यों रहे हैं, तो इतना पैसा लोगों के पास आया कहाँ से। अय्याशी की कोई सीमा नहीं थी, इतने पैसे वाले बन गए थे कि ये लोग ब्रिटेन के जो संसदीय चुनाव थे, उन ब्रिटेन के संसदीय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश करने लगे थे। ठीक है, तो इतनी सत्ता को देखते देखते कंपनी भी समझ गई, ब्रिटिश सरकार भी समझ गई थी कि ये अब एक कंपनी नहीं रही, ये तो एक शासन की संस्था बन चुकी है और इसे कुछ अधिकार और देने चाहिए, ताकि उसका इनडायरेक्टली लाभ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही मिल रहा था, ब्रिटिश संसद को ही मिल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार, लेकिन बाद में परसेप्शन चेंज हो गया जब उन्होंने देखा कि ये तो पार्लियामेंट कानून है, वहां भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, और कंपनी का जो एक मार्केट के रूप से देखें तो कंपनी गर्त में जा चुकी थी, जाने वाली थी, मतलब वो बिल्कुल दिवाली के कगार पे आ गई थी। लेकिन कंपनी के अंदर जो काम करने वाले पर्सोनल थे, जो कार्मिक थे, उनकी जगह बहुत भर गई थी। तो इस जो द्वैधी भाव आया, जो डाइकोटोमी आई, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने अपनी नजर में लिया और उन्होंने फिर उसके आगे कदम भी उठाए। तो ब्रिटिश सरकार भी मान चुकी थी कि कंपनी एक व्यापारिक संस्था मात्र नहीं है, बल्कि उसे नए क्षेत्र अर्जित कर रखने और हस्तांतरित करने का अधिकार भी है। यानी कि अब वो नए क्षेत्र अर्जित भी कर सकती है और हस्तांतरित भी कर सकती है। ब्रिटेन की सरकार थी ये मानने लगी थी, क्योंकि कंपनी का आगा बहुत बढ़ गया था, बहुत सारा रेवेन्यू जाया करता था वहां पे। ठीक है साथियों, अब इसी दौरान क्या होता है, 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे आखिरी शक्तिशाली राजा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में पूरा मुगल साम्राज्य धर 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 करके धराशायी हो गया। और हम देखेंगे कि इसके बिल्कुल मृत्यु के 40 साल बाद में प्लासी का युद्ध हुआ और बहुत बुरी तरह से हारे। तो 1707 में, सॉरी 50 साल बाद में औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, और 1770 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य बिल्कुल बिखर चुका था। ठीक है, और अंग्रेजों ने भी क्या किया, उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। अंग्रेजों ने उस शून्य को भरने के लिए अपने जो स्वार्थ थी, उस स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए भ्रष्टाचार और फूट से अपना काम लागू किया। मैंने कहा जैसे वो दो राजाओं के बीच में लड़ा दिया करते थे और एक राजा को संरक्षण देने के नाम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंटरफेयर किया करते थे, उनसे नजराना लिया करते थे, अपने मतलब के जितने भी लाभ हो सकते थे वो सारे के सारे लाभ उनसे ले लिया करते थे। इसके बाद में 1717 के अंदर 1707 में ये बहुत बड़ा एक घटना घटी। फर्रुख सियार उस राजा बने, बेकाम का राजा था, कुछ मतलब का नहीं था, ये बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था बहुत ज्यादा, और अय्याश किस्म का आदमी था ये। इसने बहुत बुरे बुरे काम किए। उस बुरे काम में से एक ये काम किया इसने कि मुक्त व्यापार समझौता कर दिया, यानी मुक्त व्यापारिक फरमान था, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। मुक्त व्यापार आज के संदर्भ में हम समझते हैं फ्री ट्रेड, यानी कि अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना था, चाहे वो सामान आयात करते या निर्यात करते। आप उसको इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, और जो फरमान था उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं लेके आया हूं आपके सामने, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बंगाल के अंदर कंपनी को 30,000 रुपए की निश्चित वार्षिक राशि देनी पड़ती थी अंग्रेजों को, 30,000 रुपए वार्षिक व्यापार करने के लिए। अब उसके उस स्थान पर जैसे इसने साइन कर दिए तो व्यापार करने का निःशुल्क अधिकार मिल गया। ठीक है, और साथ साथ में कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा भूमि भी किराए पर लेने का अधिकार मिल गया। पहले सिर्फ एक, जैसे मैंने बताया, कुछ एक जगह थी जहाँ पे ये व्यापार किया करते थे, लेकिन अब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ भूमि एक्स्ट्रा और किराए पे ले सकती थी। तो किराया नाम मात्र का था। अब जहाँ पे जो वार्षिक शुल्क 30,000 रुपये का था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो अब उनको सिर्फ भूमि का किराया तो देना है, और वो भी राजा से अपनी साठ गांठ और प्रलोभन दे करके वो वैसे भी नहीं ले सकता है। कंपनी ने हैदराबाद के अंदर भी अपनी व्यापार करने की जो इसका विस्तार था व्यापार का, वो हैदराबाद तक ही पहुंचाया। मद्रास के अंदर भी इन्होंने वही तक किराया दिया जो हैदराबाद के अंदर कंपनी दिया करती थी, यानी नाम मात्र का किराया। सूरत के अंदर 10,000 रुपये दिया करते थे वार्षिक व्यापार करने के लिए, वहां भी उनको फ्री हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बंबई के टकसाल में सिक्के डल रहे थे सम्राट के, उन सिक्कों को मुगल साम्राज्य के अंदर मान्यता मिल गई। यानी कि जहां जहां मुगल शासन चलता था वहां वहां वो जो सिक्के साम्राज्य के चलते थे बंबई के अंदर,
वो बम्बई के सिक्के अभी मुगल साम्राज्य के अंदर कहीं पे भी, यानी कि लगभग पूरे देश के अंदर इन सिक्कों को मान्यता मिल गई। अब सिक्कों के अंदर एक देश के अंदर किसी दूसरे देश के राजा की अगर सिक्के को मान्यता मिल जाती है तो इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस आदमी ने बहुत बुरे बुरे काम किए, लेकिन उन बुरे कामों के अंदर से सबसे बुरा काम ये किया था इसने। हालांकि फ्रांसीसी जो थे वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको इसमें सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों ने फर्रुखसियार से वो फरमान साइन करवा दिया और बस अब इनकी बल्ली बल्ली हो गई। अब क्या है, इस फरमान को एक इतिहासकार है ऑर्मेस, उस ऑर्मेस ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है, महाधिकार पत्र। तो एग्जाम्स में अगर आ जाता है कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो फर्रुखसियार के फरमान को किसने कहा है, ऑर्मेस ने कहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ऑथेंटिसिटी मिल गई थी वो कंपनी को। ठीक है, अब कंपनी को बस स्थायी बिल्कुल शासन अपने हाथों में लेना था और एक राजा की तरह काम करना था। उसका मौका मिल गया इनको 1757 में। इनकी लड़ाई हुई प्लासी के युद्ध, काफी फेमस है। और बेसिकली जब अकेडमिक रूप से मॉडर्न इंडिया जब आता है या यूपीएससी में भी, तो 1757 से ही उसको शुरू किया जाता है। उससे पहले के कुछ पोर्शन में लड़ाई वगैरह हम देख लेते हैं, लेकिन बेसिकली प्लासी के युद्ध से ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को शुरू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। नवाब थे सिराजुद्दौला। हम जानते हैं कि बहुत बड़ा जो धोखेबाज था मीर जाफर जिसे कहते हैं, उसकी सहायता कंपनी ने ले ली, क्योंकि धोखेबाज तो थी, जालसाज तो थी। उन्होंने मीर जाफर को अपने अंदर मिला लिया कि तो युद्ध जिताने में हमारी सहायता कर दी, क्या सेनापति बन के घूमता रहता है, हम तुझे राजा बना देंगे। ये लालच में आ गया और इसने सिराजुद्दौला के साथ में गद्दारी की। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो अपनी शर्त के हिसाब से इसने अंग्रेजों का साथ निभाया और सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया। और जब ये हार गया तो नियम के मुताबिक जो शर्त तय हुई थी, इसे नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। और जब ये नवाब बना तो इसकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि कंपनी को कुछ देना है। तो किसने कंपनी को 24 परगने, बंगाल के अंदर बहुत बड़ा ये मान लीजिए रेवेन्यू में बहुत बड़ा प्लेस था, ये आज भी है। 24 परगना जमीन की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी, पूरी पूरी जमींदारी की, यानी कि यहाँ से जो रेवेन्यू आएगा उसको आप कलेक्ट कर दीजिए। ठीक है। अब इनके तो क्या है कि लालच ही खत्म नहीं होता था कंपनी वालों का, तो आए दिन कहते थे हम इतना पैसा दो, हम उतना पैसा दो। अब रिकॉर्ड में बताऊंगा आपको कि ये कितने कितने सारे रुपए भारत से बाहर लेके गए थे। तो 1760 के अंदर आते आते मीर जफर ने हाथ जोड़ दिए कि आपको रोज रोज पैसे में कहाँ से दूं, इतना तो खजाना ही नहीं है, मैं आपको कहाँ से पैसा दूंगा। तो अंग्रेजों ने बोला कि तू किसी काम का आदमी नहीं है, तो बढ़ यहाँ से, इसके दे हमारी लात, और इसके जगह पे मीर कासिम को बिठा दिया। मीर कासिम इसी ताक में था। मीर कासिम जो कुछ बचा हुआ था वो जोड़ जाड़ के और दे दिए, और कंपनी को 3 जिलों की रात दीवानी और सौंप दी। 24 परगना तो कंपनी के पास में था ही था, साथ साथ में बंगाल के 3 जिले और उनके अधिकार भी, दीवानी अधिकार भी कंपनी को दे दिए गए। ठीक है, अगर आप देखें इस समय पे 57 मतलब 60 के से लेके, ये जो 57 से लेके 60 का समय मीर जफर का, उसके बाद में मीर कासिम का बक्सर का टाइम, इन दोनों से 57 से लेके लगभग 64-65 तक के समय में कंपनी ने जमीन और जिलों, यानी कि जमीन और जिलों की जो जमींदारी है उसके अलावा जो कैश लिया, यानी कि जो धन कमाया, तो 3 करोड़ रुपए मूल्य का सोना वसूला था। 3 करोड़ रुपए मूल्य का। ये 3 करोड़ के मूल्य आज के नहीं है, ये 3 करोड़ का मूल्य 1760 के टाइम की वैल्यू है। अब अंदाजा लगा लीजिए कितना भारी भरकम पैसा होता है। और पैसा कहाँ जाता था, इंग्लैंड में। ठीक है, अब इतना सारा पैसा जाएगा तो सीधी सी बात है कि खर्चे भी बढ़ेंगे, लोगों की नजर में भी आएंगे और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करेंगे। तब फिर ब्रिटिश सरकार ने बीच में हस्तक्षेप किया और फिर जाकर रेगुलेटिंग एक्ट की जो प्रक्रिया है वो आगे शुरू हुई थी।
ये प्लासी के युद्ध का विवरण है। देखिए ये भाले पर्चे से लड़ते हुए हैं, ये सब बंदूकों को तोपों से लड़ रहे, कहाँ टिक पाएंगे। और फिर बात के अंदर ये वीर जाफर जैसा गद्दार भी था। इसी दौरान क्या हुआ कि अंग्रेजों की फ्रांसीसियों से लड़ाई तो कंटिन्यू चल रही थी, क्योंकि अंग्रेजों को जो चुनौती दे सकते थे वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी थे। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व करने वाला डुप्ले था, जिसने अपनी चपलता के लिए काफी प्रसिद्धि पाई है। 20 साल से इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। इधर अंग्रेजों के साथ में था रॉबर्ट क्लाइव। 1761 में बॉन्डिवोस की निर्णायक लड़ाई हो गई, ठीक प्लासी के 4 साल बाद। इस लड़ाई के अंदर फ्रांसीसियों की निर्णायक रूप से हार हो गई। अब चूंकि ये दो देशों का भी संबंध था, इसलिए इनके बीच में संधि हुई, पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है। पेरिस में ही वो संधि हुई थी। उसके मुताबिक चंद्रनगर, पौंडीचेरी और आसपास की कुछ बस्तियां फ्रांस के पास ही रही, लेकिन अंग्रेजों के सामने फ्रांसीसियों की जो अब तक सबसे बड़ी चुनौती थी, वो चुनौती समाप्त हो गई थी। ये निर्णायक लड़ाई हुई। अंग्रेजों ने यहाँ पे नवाब को हराया, सिराजुद्दौला को। सबसे बड़ी चुनौती बनने में बैठे थे फ्रांसीसियों को भी हरा दिया। अब बस ताबूत के अंदर आखिरी कील गाड़नी थी, वो बक्सर ने काम कर दिया। ठीक है, हम देखते हैं कि पौंडीचेरी के अंदर आज भी फ्रांसीसी कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस रहता है। तो उसका रीजन यही है कि ये हारने के बाद भी कुछ एक जो जगह थी उसमें पौंडीचेरी है, तो पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों का ही जो आधिपत्य था वो कायम रहा। ठीक, जस्ट उसके 3 साल बाद में बक्सर की लड़ाई हो गई। बक्सर की लड़ाई के अंदर 3 नवाबों की संयुक्त सेनाओं ने युद्ध किया अंग्रेजों के साथ में, और वो संयुक्त जो सेना थी वो बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से हार गई। और अंग्रेजों के सामने जो आखिरी चुनौती जो थी, वो अंग्रेजों के सामने भारतीयों की तरफ से आने वाली आखिरी चुनौती भी राजाओं की तरफ से वो समाप्त हो गई। मुगल बादशाह शाह आलम, अवध और बंगाल के ये नवाब थे। इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों के साथ लड़ी बक्सर में और निर्णायक रूप से हार गई। जब हार गई तो अंग्रेजों को इस देश के अंदर स्थायित्व मिल गया। अब इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया कि जो पैसे वाला मामला था, रेवेन्यू वाला, दीवानी वाला मामला, सिविल मामले, वो तो कंपनी ने अपने पास रख लिए। ठीक है, और जो माथाफोड़ी का काम होता है, फौजदारी प्रशासन, पुलिस वगैरह का काम, न्याय दिलाना, मेरा ये खो गया, मुझे उसने मार दिया, मुझे ये चपेट मार दी, वो काम जो था वो नवाब के पास में छोड़ दिया। हालांकि यहाँ भी उन्होंने 2 एजेंट अपने बनाए थे, रजा खान और एक नाम और था उसका, क्या नाम, तो वो 2 एजेंट बना लिए थे। लेकिन फौजदारी प्रशासन जो डायरेक्टली कह सकते हैं वो नवाब के हाथ में था। इनके पास में जो काम का जो चीज थी वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का सारा काम जो था कंपनी अपने हाथ में ले दिया, और माथाफोड़ी का काम नवाब को दे दिया। अब जनता के ऊपर तो एक तरीके से देखा जाए तो 2 लोग शासन करने लगे, 2 संस्थाएं शासन करने लगी। एक नवाब का शासन जो फौजदारी मामले संभालता था, और दीवानी मामले वो कंपनी संभालती थी। तो प्राइमरी रूप से जो वैध शासन की जो स्थापना होती है वो यहीं से होती है। ये वो द्वैध शासन नहीं है जो 1919 के एक्ट के अंदर है, जब प्रांतों के अंदर द्विसंधि व्यवस्था कर दी गई थी, 2 विषय रख दिए गए थे, आरक्षित और हस्तांतरित। वो वाली विषय नहीं है। ये लोगों के ऊपर जो शासन जो हुआ वो द्वैध शासन है। तो पहले द्वैध शासन की जो व्यवस्था देखी गई वो यहीं से देखी गई थी, बक्सर के बाद में। ठीक है साथियों, इस बात को ध्यान रखना। द्वैध शासन के मामले में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक द्वैध शासन का जो प्रयोग होता है वो भी हम अब आगे देखेंगे। तो द्वैध शासन की स्थापना यहाँ से आई थी, और ज्यादा लंबी चली नहीं थी, 7 साल के आसपास चली थी, 1765 से 72, क्योंकि 73 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, और ये सारी जो व्यवस्थाएं थी वो दोनों की दोनों दीवानी और फौजदारी कंपनी ने अपने हाथ में ले ली थी, या ब्रिटिश सम्राट ने अपने हाथ में ले ली। ठीक है दोस्तों, ये बक्सर की युद्ध का चित्र है, इसको देख सकते हैं। चलिए आगे। बक्सर की लड़ाई हो गई, कंपनी को स्थायित्व मिल गया। अब ये एक्चुअल राजा की तरह काम करने लगे। जो नवाब थे उनको नाम मात्र की पेंशन का झांसा दिया गया। वो एक्चुअली वो पेंशन भी नहीं दी जाती थी कि आपको 32 लाख रुपए कुछ वार्षिक दिया जाएगा, फिर वो घटा करके 16 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन वो भी उन्हें ठीक रूप से नहीं मिलती थी।
और अब कंपनी का जो शुरू हुआ वो पूरी तरह से लूट मार। इनको तो खुलेआम, बिल्कुल खुलेआम इनको तो खुली छूट मिल गई कंपनी के कर्मचारियों को, तो उन्होंने जम के लूटा हुआ, जम के इस हद तक शोषण कर लिया कि लोगों के पास में दाने तक नहीं बचे थे, लेकिन इनकी कोठियों के अंदर अनाज और धातुएं और सोना चांदी भरे हुए रहते हैं। क्लाइव ने इसका बहुत जबरदस्त चित्रण किया है दोस्तों, तो आप इसको पढ़ेंगे तो अंत तक आते आते आप जब अंत में आए तो इस बात को जरूर ध्यान रखने का, जो मैंने स्टार्टिंग की थी वेंकोइस बर्नियर के कथन से, जब एंड होगा उसमें कितना बड़ा अंतर आ जाता है। एक तरफ आपको हताशा होगी, दूसरी तरफ आपके नसों के अंदर खून दौड़ेगा गुस्से से कि ये क्या कर दिया इन लोगों ने। क्लाइव ने उस लूटमारी का बहुत अच्छा तरीके से विवरण दिया है। क्लाइव लिखते हैं, कंपनी के कर्मचारी और एजेंट धन चूसने के लिए प्रजा पर घोर अन्याय और अत्याचार करते थे। डाकुओं की तरह हथियारबंद गिरोह बनाकर वे गांव में भी निकल पड़ते और यथाशक्ति लूट मारकर के लौट आते। ना कोई कानून था और ना ही कोई न्याय। दिन दहाड़े जब मर्जी आए लोगों को लूट निकल देते, क्योंकि उनके पास में सब शक्ति थी, सत्ता थी, और लोग ऐसा आए थे क्योंकि उनका जो राजा था वो वैसे पहले विलासिता में था, और जो लड़ाई की बारी है तो हारी। मैंने बताया आपको एक कर्मचारियों का वेतन 10 पाउंड से कम नहीं था वार्षिक, 10 पाउंड से लेकर 300 पाउंड तक। ये वही 10 पाउंड है जिस वार्षिक इस राशि के अंदर बंबई बंदरगाह को किराए पे लिया गया था, ये अंग्रेजों को मिला है। ये 300 पाउंड की गवर्नर की तनख्वाह हुआ करती थी। तो इससे इनका सिर्फ नाम मात्र का मतलब काम चलता था, लेकिन असल में जो इनको इनकम होती थी वो होती थी इनको निजी व्यापार से, लूटमार से, घूसबाजी से, और यही इनकी एक्चुअल इनकम थी। ये बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। मैंने कहा कि मुश्किल से 5 6 7 सालों के अंदर 3 करोड़ का सोना अगर लूट के ले ले कैश में, जमीन और जिलों की जमींदारी के बावजूद 3 करोड़ का सोना सिर्फ बंगाल से बाहर चला गया, तो कितनी बड़ी राशि होगी उस समय की वैल्यू के हिसाब से। और आगे और भी आंकड़े आने वाले खतरनाक। 65 से लेकर 68 का जो 3 साल का टाइम था उसमें 60 लाख का सोना चांदी बंगाल से विदेश गया था। जो दादा भाई नौरोजी के ट्रेंड ऑफ वेल्थ है, धन की निकासी, वो जो आंकड़े हैं उन्होंने वो इसी तरह के आंकड़े काम में दिए। तो बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े हैं, आप इसको कोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 65 से 68 के बिल्कुल 3 साल के बीच में 60 लाख रुपए का सोना चांदी, उस टाइम की वैल्यू में, फिर से कह रहा हूँ उस टाइम के 60 लाख रुपए, उस टाइम के 60 लाख की वैल्यू का सोना चांदी बंगाल से बाहर गया था। और 55 से लेकर के 80, 1755 से लेकर के 80 का टाइम लगाए अगर आप, 25 साल का, तो कम से कम 60 करोड़ रुपए का धन बंगाल से बाहर गया था। 60 करोड़, ये 60 करोड़ आज ही बहुत ज्यादा है। 60 करोड़ उस टाइम की वैल्यू, 1755, समझ रहे हैं आप? 250 साल पहले 60 करोड़ रुपए की वैल्यू आज के मुकाबले कितनी होगी। इतना पैसा बंगाल से बाहर ले गए थे। कैसे? व्यापार, लूटमार, रिश्वतखोरी। अब इसी दौरान क्या हुआ, बंगाल के अंदर अकाल लग गया 69-70 के अंदर। इतना भयंकर अकाल बंगाल में पहले कभी नहीं पड़ा था। इसके बाद फिर भी पड़े, 47 में भी, 43 में भी अकाल पड़ा था बंगाल के अंदर, लेकिन इतना भयंकर अकाल, ये 69 और 70 का जो अकाल है अब तक का, 1770 तक का सबसे भयंकर अकाल पड़ा अकाल बंगाल में। लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं थे। जो रेवेन्यू कलेक्ट करने अंग्रेजी के अधिकारी जाते वो चिट्ठी लिखा करते थे अपने अधिकारी को कि सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ हड्डी और कंकालों के ढेर लगे हुए हैं, और जो कुछ बच गए हैं उनको इंसान इंसान के कंकाल समझ के खा रहा है, मतलब भूख मिटाने के लिए इंसान इंसान को खा रहा है, और ढेर के ढेर लगे हुए कंकालों के, कहाँ से लगाना होगा। तो जवाब आया करता था अधिकारी का कि मुझे पता नहीं है, आप उन हड्डियों को बेच के चाहे लगाने लेके आओ, लेकिन मुझे लगाना चाहिए। इतने हरामी हो चुके थे। मानवीयता का जो पहलू है इनके दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था। इनको सिर्फ धन दौलत लूट दिखाई देती थी। और लॉर्ड मेकाले ने इस अकाल का बहुत मार्मिक तरीके से चित्रण किया है, उसको मैं कोट करके लेके आया हूँ, पढ़िए देखिए इसको। लॉर्ड मेकाले क्या लिखते हैं इस अकाल के बारे में।
कोमलांगी अबलाएं जिन्होंने अभी घर की चार दीवारी से बाहर पाँव नहीं रखा था और जिन्हें कभी सूर्य की किरणों ने भी नहीं देखा होगा, अब सड़क चलते राहियों के सामने पृथ्वी को छू छू कर आंचल पसार कर मुट्ठी भर चावल की भीख मांगती थी। विजेता अंग्रेजों के बंगलों और बागों के पास से गुजरती हुई हुगली नदी की धार में नित्य ही सहस्त्रों भूखी लाशें बहकर समुद्र की ओर चली आती थी। जो मर चुके थे और जो मर रहे थे, उनसे कलकत्ते के बाजार और सड़कें पटी पड़ी थी। मरने वालों के संबंधियों में स्वयं इतनी शक्ति अवशेष न होती कि वे लाशों को मरघट या नदी तक पहुंचा सके, या फिर गिद्धों और सियारों के द्वारा दिन दहाड़े नोचे और खाए जाने से उनकी रक्षा कर सके। देखिए क्या हाल हो गया। लोग मर रहे थे और जो संबंधी थे उनके शरीर के अंदर इतनी शक्ति भी नहीं थी कि उस लाश को उठा करके जला दें। जो माताएं बहनें कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, वो भी लोगों के सामने भीख मांगने को मजबूर हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारा पैसा गया इंग्लैंड के अंदर, इसी कीमत चुकाई हमने। और इसी दौरान इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है। अब ये औद्योगिक क्रांति किसके पैसों से होगी, आपके सामने स्पष्ट है। 60 करोड़ रुपए का सोना मूल्य, ये सब भारत से बाहर चले गए और वो पैसा इंग्लैंड में गया। इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। यही वो टाइम था जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर हुई। एक तरफ तो भारत के अंदर लोग अकाल से भूख से मर रहे थे, एक तरफ इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति परचम लहरा रही थी। लोगों को रोजगार मिल रहा था, मशीनें लग रही थी, नए नए उद्योग धंधे खुल रहे थे, लोगों के जीवन में संपन्नता आ रही थी। ठीक है साथियों, तो ये औद्योगिक क्रांति जो है वो भारतीयों की भूख की कीमत पे आई है। तो मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ लिखूंगा। ये देखिए, ये मैंने नहीं कहा है, ये ब्रूक एडम्स है, उन्होंने कहा है। एक सेकंड, ब्रूक एडम्स ने औद्योगिक क्रांति की जो कीमत है उसके बारे में बहुत अच्छा विवरण दिया है। इसे देखिए कि भारत की दौलत के आने से और इंग्लैंड की राष्ट्रीय पूंजी के इस प्रकार बढ़ जाने से इंग्लैंड की शक्ति बढ़ी तथा उसकी गति में लोच और तेजी आई। प्लासी के बाद बहुत शीघ्र ही बंगाल की लूट लंदन में पहुंचने लगी और तुरंत ही उसका प्रभाव पड़ता प्रतीत हुआ, क्योंकि सब प्रमुख लेखकों के मतानुसार औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है वो 1770 में हुआ। अकाली से टाइम तैयार। कदाचित जब से दुनिया बनी किसी भी पूंजी से कभी भी इतना लाभ नहीं हुआ जितना कि भारत की लूट से, क्योंकि लगभग 50 वर्षों तक कोई भी अन्य देश ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सका। ठीक है दोस्तों, भारत का जो पैसा था उसी से औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन में। अभी देखिए, एक तरफ देखिए लोग भूख प्यास से मरे पड़े हैं, सटे पड़े हैं या लाशें पड़ी हैं, उसको उठाने वाले लोगों के शरीर को देखकर पसीने गिन सकते हैं ऐसे। ठीक, और वहीं ब्रिटेन में क्या हो रहा है, उद्योग धंधे खुल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और हम कहाँ पे कहाँ रह गए। ये कीमत हमने ही चुकाई, लेकिन उसका मिला क्या फल हमें, कुछ नहीं, सिर्फ शोषण शोषण और शोषण। अंग्रेजी जो मानसिकता है ना, उसका बहुत गहरा इफेक्ट आज भी है हमारे ऊपर। ये देखिए लोगों को, ठीक है, ऐसे ही अब देखिए उस समय लोगों के पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग बिल्कुल अटे पड़े हैं, सटे पड़े हैं, भूख से पेटों के अंदर देखो बच्चे नीचे पड़े पड़े हैं, लेकिन ये अधिकारी आए हैं लगान देने के लिए, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि साहब कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, हमें तो लगान चाहिए चाहिए। ये भारत की दशा है। और इंग्लैंड में हाल क्या है, बड़े बड़े उद्योग धंधे लग रहे हैं, उद्योग धंधों से चिमनियों से धुआं निकल रहा है। ये धुआं विकास का है इंग्लैंड का, और ये धुआं है भारत में
जो भूखे लोग मारे गए उनका। ठीक है साथियों, आप फिर से याद कीजिए फ्रैंकोइस बर्नी का वो पहला कथन, जो वो कहता है कि भारत के अंदर सारी दुनिया से पैसा आता है और ये गहरे कुएं की तरह है और यहाँ से आकर के निकल जाता है, कोई रास्ता नहीं है यहाँ से वापस पैसा जाने का। यानी कि सारी दुनिया से व्यापार, लोग हमसे सामान खरीदते हैं और हमारे पास में पैसा आ जाता है, बहुत सारा धन है, पर हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो सामान खरीदने की, तो हमारा पैसा बाहर जाता ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ के लोग बहुत संपन्न थे, लेकिन 1600 ईस्वी से जो कहानी शुरू हुई वो 1770, लगभग 150 सालों 170 सालों तक आते आते क्या हाल होगा। ठीक है साथियों, ये मैंने बिल्कुल भूमिका बनाई आपके लिए। हम रेगुलेटिंग एक्ट और उसके बाद की जो प्रावधान है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो कंपनी का स्टार्ट कैसे हुआ, वो एक कंपनी से प्रशासक की तरफ कैसे आगे बढ़ी, कैसे बनी, उसके बारे में मैंने एक आगे वीडियो आपके लिए बनाया और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत उपयोगी रहेगा। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी आगे करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, स्पेशली प्रीलिम्स के एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है साथियों, चलते चलते अब आपको बता दिया जाए कि अनअकैडमी कॉम्बैट है। अनअकैडमी कॉम्बैट है वो इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एग्जाम्स में से एक है, जहाँ पे लगभग 1 करोड़ का स्कॉलरशिप पुल है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 28 फरवरी को होगा। ये 60 मिनट्स 45 मिनट्स के 60 क्वेश्चन आएंगे। आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको आपके रैंक के हिसाब से प्राइज दिए जाएंगे। जो फर्स्ट लेके थर्ड रैंक आते हैं उनको फ्री के अंदर 6 मंथ्स 12 मंथ्स 24 मंथ्स जिस कोर्स में वो चाहें उस कोर्स में फ्री में एडमिशन मिलेगा। और देन फोर्थ रैंक से लेकर 10 आते हैं उनको 75% डिस्काउंट मिलेगा, और जो 11 से लेकर 50 तक आते हैं उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा, एंड देन 51 से लेकर 500 तक को 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल पहचानिए और खुद को टेस्ट के रूप में आगे लेके आइए। आप देखिए तो सही आकर के इस कॉम्बैट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और इस कॉम्बैट में जल्दी से एनरोल हो जाइए, और एनरोल होते वक्त एक कोड डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा कोड है RSPYT। जैसे ही आप इसको डालेंगे आप तुरंत एनरोल हो जाएंगे। और आपको किसी भी तरीके की समस्या है, टेलीग्राम लिंक मैंने दिया है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो प्रोफाइल है वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज और डाउट्स को मैं हमेशा क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी मत कीजिए, 28 फरवरी को शुरू होगा 11 बजे कॉम्बैट, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए जैसे मैंने कहा फर्स्ट रैंक वाले को मिलेगा बिल्कुल फ्री 6 मंथ 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का GS प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फ्री के अंदर। और 4th से 10th रैंक जो आते हैं उनको 75% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जो 11 से 50 रैंक आएंगे उनको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और जो 51 से लेकर 500 तक रैंक आएंगे उनको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और जब भी आप कॉम्बैट में एनरोल हुए तो मेरा कोड डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा कोड है RSPYT। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे लिंक है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप किसी भी अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में अगर आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो ये कोड डालना मत भूलिएगा। चाहे वो सब्सक्रिप्शन किसी का भी हो, SSC का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो नेट एग्जाम्स का हो, चाहे वो UPSC का हो, चाहे वो स्टेट PCS का हो। आप जैसे ही कोड डालेंगे RSPYT आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी अब आगे क्या डिमांड है वो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं भी आपकी डिमांड के हिसाब से आगे वीडियो बना सकूं और आपकी तैयारी को बूस्ट अप कर सकूं। ठीक है साथियों, लगे रहो, डटे रहो, मेहनत करो। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।